अभी की आंखें अजीब सी चमक से भर उठी। उसने हवेली की ओर एक बार फिर इशारा किया, मानो कोई भयानक राज उजागर करने वाला हो। उस रात उस परिवार पर कयामत टूट पड़ी। देखे, पुकारे और फिर खामोशी। अमन और राहुल की सांसें थमसी गई। हवेली की खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी अब और भी डरावनी लग रही थी। पागल आदमी ने आगे कहा, वो आत्माएं, वो की है, प्यासी है, बदला लेना चाहती है, और अब तुम उनके अगले शिकार हो। उसकी बातें खत्म होते ही एक जोरदार हवा का झोंका आया। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। अमन और राहुल डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। अचानक हवेली का दरवाजा खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उनके कानों में एक भयानक फुसफुसाहट गूंजी। वापस आओ, वापस आओ। दोनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। उनकी आंखें उस खुले दरवाजे पर टिकी थी, जहां से एक धुंधली सी आकृति बाहर आती दिख रही थी। देखो, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो पागल आदमी अंधेरों में गुम हो गया। अमन और राहुल अब अकेले थे उस हवेली के सामने, जो उन्हें अपने अंदर खींच रही थी। धीरे धीरे वो धुंधली सी आकृति उनके करीब आने लगी। उसके पीछे और भी कई परछाइयां थी, जो मानो उन्हें घेर रही हूं। अमन और राहुल की सांसें मानो थम सी गई। हवेली की खिड़कियों से एक एक करके वो परछाइयां बाहर निकल रही थी, उनकी आंखें लाल, चेहरे विकृत। राहुल, देख देख, वो सब बाहर आ रहे हैं। ये तो वही परिवार है जिसकी बात वो पागल कर रहा था। हवेली के दरवाजे से एक भयानक हंसी गूंजी, मानो मौत खुद उनका स्वागत कर रही हो। अमन और राहुल डर के मारे जमीन पर बैठ गए। उनकी सांसें मानो थम सी गई थी। लेकिन अचानक अंधेरे में एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट चमकी। एक लंबा गठीला आदमी मोटरसाइकिल से उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, मानो वो इस भयानक मंजर से जरा भी विचलित नहीं था। तो तुम हो वो दोनों बदनसीब जो इस हवेली के चुंगल में फंस गए हैं। अमन और राहुल ने एक साथ सिर उठाया। उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। अब विक्रमजीत है? हाँ, मैं ही हूं विक्रमजीत, और लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। विक्रमजीत ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसमें से एक चुटकी राख हवा में उछाल दी। अचानक हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ, मानो एक अदृश्य दीवार उनकी और उन आत्माओं के बीच खड़ी हो गई हो। आत्माओं, मैं तुम्हें देख सकता हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द, मैं सब समझ सकता हूं, लेकिन ये दोनों बेकसूर हैं, इन्हें जाने दो। हवेली से निकलती चीखें और भयानक हो उठी, मानो विक्रमजीत की मौजूदगी ने उन आत्माओं के क्रोध को और भड़का दिया हो। परछाइयां विक्रमजीत की ओर बढ़ने लगी। उनके विकृत चेहरे और लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अमन और राहुल डर के मारे जमीन पर सिमट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के खौफ का वो सामना करेंगे। विक्रमजीत के हाथ में एक छड़ी थी। उसने छड़ी को मजबूती से पकड़ा। तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं यहां तुम्हें शांति देने आया हूं, और मैं अपना काम पूरा करके ही जाऊंगा। उसकी आवाज में एक ऐसा अधिकार था जिसने मानो उन आत्माओं को भी थोड़ी देर के लिए वहीं रोक दिया था। लेकिन फिर एक जोरदार गर्जना के साथ कृष्णकांत की आत्मा सबसे आगे बढ़ी। शांति? तुम हमें क्या शांति दिलाओगे? हम सदियों से इसी पल का इंतजार कर रहे हैं, बदला लेने का। उसकी आंखें और लाल हो गई। उसका शरीर एक विकृत आकार में बदलने लगा। बाकी की परछाइयां भी उसके पीछे आ गई, मानो एक भूखे भेड़िए का झुंड अपने शिकार पर टूट पड़ने वाला हो।
विक्रमजीत ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और एक तेज रोशनी का गोला उसके चारों ओर बन गया। मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़े। विक्रमजीत का चेहरा अब गंभीर हो गया था। उसने कृष्णकांत की ओर देखा, जिसका विकृत चेहरा क्रोध और पीड़ा से तमतमा रहा था। कृष्णकांत, मुझे तुम्हारी कहानी बताओ। तुम इस हवेली में कैसे फंसे? तुम्हारे साथ क्या हुआ? कृष्णकांत की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी आवाज अब एक खोखली गूंज बनकर हवेली में फैल गई। ये हवेली कभी मेरे सपनों का घर था। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम सब यहां खुश थे। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक लालची रिश्तेदार मेरी इस हवेली पर, मेरी इस जमीन पर आग गड़ाए बैठा था। उसने हमें धोखा दिया, हम पर हमला किया और फिर कृष्णकांत की आवाज भर आने लगी। उसने हमारे खून से एक खूनी श्राप दिया इस हवेली को। हम सब एक एक करके मरने लगे, धीरे धीरे, तड़प तड़प कर। और हमारी आत्माएं इस हवेली में कैद हो गई, हमेशा के लिए। अमन और राहुल की आंखों में आंसू आ गए। कृष्णकांत की कहानी ने उनके दिलों को छू लिया था। विक्रमजीत ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं कृष्णकांत, लेकिन बदला लेने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें मुक्ति चाहिए और मैं तुम्हें वो दे सकता हूं। हवेली के अंदर एक भयंकर कोलाहल मच गया। कृष्णकांत और उसका परिवार विक्रमजीत पर टूट पड़े। उनकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अमन और राहुल डर के मारे जमीन पर सिमट गए। उनकी सांसें थम सी गई। तुम हमारी पीड़ा समझ नहीं सकते। हम सदियों से इस दर्द को झेल रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी को मजबूती से पकड़ा। कृष्णकांत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। हिंसा? तुम कहते हो हिंसा? तुमने वो रात देखी है जब हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया गया था? हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा, मानो वो भी इस परिवार के दर्द में शामिल हो गई हो। अमन और राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा जैसे वो किसी बुरे सपने में फंस गए हो, जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी हवेली के कोने से एक और परिवार की परछाइयां उभरने लगी। एक आदमी, एक औरत और उनके 2 बच्चे। उनके चेहरों पर दहशत और पीड़ा के भाव थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस आदमी की आवाज फुसफुसाते हुए आई, सच सच तो ये है कि। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही कृष्णकांत की एक जोरदार चीख ने हवेली को हिला दिया। चुप रहो! हवेली की खिड़कियां टूटने लगी और एक भयानक तूफान उठ गया। क्या विक्रमजीत उस उग्र परिवार को शांत कर पाएगा, या फिर वो भी इस हवेली के श्राप का शिकार बन जाएगा? और उस दूसरे परिवार की परछाई का क्या राज है? 8 विक्रमजीत, कृष्णकांत और सामने आए उस परछाई की बातें सुनकर स्तब्ध था। शांत हो जाओ, या जो भी हो रहा है उसे मैं समझूंगा, लेकिन पहले शांति। एक पल के लिए मानो समय रुक गया। हवा की चीखें थम गई, परछाइयां स्थिर हो गई और एक अजीब सी खामोशी हवेली में छा गई। कृष्णकांत की आवाज अब थोड़ा कम गुस्से में फिर गूंजी। तुम कैसे समझोगे विक्रमजीत? तुमने वो दर्द नहीं देखा जो हमने सहा है। तुमने वो आग नहीं देखी जिसने हमारे सपनों को जलाकर राख कर दिया। दूसरी ओर से वो दूसरी वाली परछाई आगे बढ़ी। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था। और तुमने वो आंसू नहीं देखे जो हमने बहाए हैं। तुमने वो चीखें नहीं सुनी जो हमारी रूह को चीर गई। 2 परिवार, दोनों ही दर्द और गुस्से में डूबे, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। विक्रमजीत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसे सच का पता लगाना था और इन आत्माओं को शांति देनी थी। मैं तुम्हारी दोनों की बातें सुनूंगा और फिर फैसला करूंगा कि असली गुनहगार कौन है, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी पूरी कहानी जाननी होगी। विक्रमजीत की बातें सुनकर कृष्णकांत की आवाज और भी भयावह हो उठी। उसका चेहरा विकृत होकर एक भयानक घोटे में तब्दील हो गया। बदला, हम बदला चाहते हैं उस जालिम रिश्तेदार से जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। अमन और राहुल डर के मारे और भी सिकुड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर यकीन करे, किसकी मदद करे। तभी दूसरी परछाई आगे बढ़ी। उसकी आवाज में एक गहरा दर्द था।
मैं रमेश हूं। ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ। कृष्णकांत ही असली गुनहगार है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। वो मेरा दोस्त था, मेरा भरोसा था, लेकिन उसने मेरी पत्नी पर बुरी नजर डाली। जब मैंने उसे रोका तो उसने हम सब पर एक खूनी श्राप का इस्तेमाल किया। और हमारे बच्चे, हमारे मासूम बच्चे, उन्होंने क्या बिगाड़ा था उसका? उसने उन्हें भी नहीं बख्शा। विक्रमजीत की नजरें इस वक्त दोनों परिवारों के बीच घूम रही थी। सच क्या था? कौन पीड़ित था और कौन गुनहगार? कृष्णकांत, विक्रमजीत ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये जो कह रहा है वो सच है? सच तो यह है कि रमेश ने मेरी बेटी पर बुरी नजर डाली थी। मैंने तो बस अपने परिवार की इज्जत बचाई। रमेश ने गुस्से से आगे कदम बढ़ाया। झूठ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुमने बस मेरी हवेली, मेरी दौलत हड़पना चाहिए थी। दोनों परिवार एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, मानो सदियों पुराना गुस्सा आज फिर से जिंदा हो गया हो। पर विक्रमजीत समझ गया था कि इस हवेली में जो भी हो रहा है वो सिर्फ इन दोनों परिवारों की आपसी झगड़े का नतीजा नहीं था। यहां कोई और भी था, कोई और ताकत जो इनकी पीड़ा का फायदा उठा रही थी। बस शांत हो जाओ, मुझे सच जानना है और मैं सच जानकर ही रहूंगा। पहले इस वक्त शांत थी, लेकिन इस सन्नाटे में एक और खौफ था, एक और रहस्य जो अभी उजागर होना बाकी था। विक्रमजीत की आंखें एकाग्र हो गई। हवेली से उठती ऊर्जा, चीखों का कोलाहल और दोनों परिवारों के दर्द में डूबी कहानियां, कुछ तो गड़बड़ थी। उसने गहरी सांस ली। कृष्णकांत, रमेश, मुझे लगता है कि यहां कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो तुम दोनों से भी छिपा हुआ है। उसकी बात सुनते ही दोनों परिवारों की परछाइयां एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरे पर एक अनकहा डर था। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। एक रहस्यमय ऊर्जा उससे निकलकर हवेली की ओर बढ़ी। हवेली की दीवारें मानो उस ऊर्जा से सिहर उठी। खिड़कियां खड़खड़ाने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया। मुझे अंदर जाना होगा। इस हवेली के अंदर ही इस रहस्य का जवाब छिपा है। अमन और राहुल डर के हमारे पीछे हट गए। लेकिन वो आत्माएं? विक्रमजीत ने उन्हें एक आश्वस्त नजर से देखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवेली के अंदर कदम रख दिया। उसके पीछे अमन और राहुल भी हिम्मत जुटाकर चल पड़े। हवेली के अंदर एक घुप अंधेरा था। सिर्फ विक्रमजीत के हाथ में थमी मोमबत्ती की रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, मानो कोई अनदेखी ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। विक्रमजीत ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे वो किसी अनजान दुनिया में कदम रख चुके थे, जहां खतरा हर कोने में छुपा हो। विक्रमजीत, ये आवाजें? विक्रमजीत ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो जानता था कि वो आत्माएं नहीं है, बल्कि कुछ और है, कुछ और भी शक्तिशाली, कुछ और भी ज्यादा खतरनाक। विक्रमजीत सबसे आगे था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके पीछे अमन और राहुल डर से कांपते हुए कदम कदम पर हिचकिचाते हुए बढ़ रहे थे। हवेली के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। ध्यान से देखो, हर चीज को गौर से। यहाँ हर निशान, हर परछाई एक कहानी बयां कर रही है। लेकिन विक्रमजीत, हमें डर लग रहा है। डर ही तो इस हवेली की असली ताकत है। हमें इस डर का सामना करना होगा, तभी हम सच तक पहुंच पाएंगे। चलते चलते वो एक दरवाजे के सामने आ खड़े हुए। अमन और राहुल ने इससे पहले इस हवेली में ये दरवाजा नहीं देखा था। ये कमरा तो जैसे सालों से बंद पड़ा है। उस कमरे के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा था, जिसे विक्रमजीत ने तोड़ा। विक्रमजीत ने मोमबत्ती आगे बढ़ाई और कमरे में एक नजर डाली। अंदर का नजारा देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो कमरा एक पुराना अध्ययन कक्ष था, जहां किताबों से भरी अलमारियां धूल में सनी हुई थी। एक टूटी हुई कुर्सी जिस पर मानो अभी भी कोई बैठा हो, और एक मेज जिस पर एक खुली हुई किताब पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे पढ़ते पढ़ते ही छोड़ दिया हो।
ये देखो, ये तो सदियों पुरानी किताब है। शायद इसमें इस हवेली का इतिहास लिखा है। विक्रमजीत ने उस किताब के कुछ पन्ने पलटे। इस हवेली का निर्माण 17वीं सदी में हुआ था। इसके पहले मालिक थे ठाकुर साहब, एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति। उनकी जुल्मों से तंग आकर गांव वालों ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी। ठाकुर साहब ने उन्हें बेरहमी से कुचल दिया था और उनके खून से इस हवेली की नींव को सींचा था। इसका मतलब इस हवेली का इतिहास ही खून से लिखा गया है। शायद इसीलिए यहाँ की आत्माएं भी इतनी बेचैन है। लेकिन कृष्णकांत और उसका परिवार, उनकी कहानी का क्या? वो कहानी भी अभी बाकी है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। इस हवेली में अभी और भी राज दफन है। अगला कमरा एक तहखाना था, अंधेरा और नम। उसकी दीवारों पर जंजीरों के निशान थे, मानो यहाँ किसी को बंदी बनाकर रखा जाता रहा हो। यहाँ तो किसी को बहुत यातनाएं दी गई है। ये आवाज कहां से आई? घबराओ मत। इस हवेली की हर दीवार, हर कोना एक कहानी कह रहा है। हमें बस उसे सुनना है। तहखाने की नमी के सन्नाटे में विक्रमजीत ने एक पुरानी जंग लगी लोहे के जंजीर को छुआ। उसे छूते ही मानो एक ठंडी लहर ने उन सबके रोंगटे खड़े कर दिया। यहां किसी को बंदी बनाकर रखा जाता था, लेकिन किसको और क्यों? विक्रमजीत ने दीवारों पर बने खून के धब्बों की ओर इशारा किया। ये धब्बे, ये चीखें, ये जंजीरें, ये सब एक कहानी बयां कर रहे हैं। एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। इस हवेली में किसी की बेरहमी से हत्या हुई है। लेकिन किसकी और किसने की? विक्रमजीत ने अपनी छड़ी से सामने बने एक और दरवाजे को हल्का सा धकेला। अंदर एक पुराना बिस्तर पड़ा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बिस्तर के पास एक मोटी सी मेज थी, जिस पर एक फटी हुई तस्वीर रखी थी। लगता है किसी परिवार की तस्वीर है। मोमबत्ती की रोशनी में तस्वीर में एक आदमी, एक औरत और उनके 2 बच्चे दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये तो रमेश का परिवार है, जो कृष्णकांत के श्राप का शिकार हुआ था। अमन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उनके मन में एक सवाल घूम रहा था। अगर रमेश का परिवार बेकसूर था, तो फिर कृष्णकांत और उसका परिवार यहाँ क्यों भटक रहे थे? और इस हवेली का असली रहस्य क्या था? विक्रमजीत ने तस्वीर वापस मेज पर रख दी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस हवेली में अभी और भी राज दफन है। अगला कमरा एक पुस्तकालय था, जहां किताबों से भरी अलमारियां छत तक पहुंच रही थी। किताबों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मानो उन्हें सालों से किसी ने छुआ तक ना हो। विक्रमजीत ने एक किताब उठाई। उसका कवर फटा हुआ था और पन्ने पीले पड़ गए थे। उसने उस किताब को खोला। ये देखो, इसमें इस हवेली के बारे में कुछ और भी लिखा है। इस हवेली का एक और काला रहस्य है। कहते हैं कि ठाकुर साहब ने यहाँ एक खजाना छुपाया था, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत लगाना नामुमकिन है। लेकिन वो खजाना एक श्राप से बंधा हुआ है। जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा, उसकी मौत निश्चित है। राहुल और अमन चौंक गए। खजाना? क्या यही है इस हवेली का असली रहस्य? शायद यही है इस हवेली की असली कहानी। एक खजाना, एक श्राप और 2 परिवार जो इस रहस्य में उलझ गए हैं। सामने से आती आवाजों को सुनकर लग रहा था मानो कोई उन्हें चेतावनी दे रहा हो। अमन और राहुल डर के मारे एक दूसरे से लिपटे हुए थे। नहीं, लगता है इस हवेली के रहस्य अभी और गहरे हैं। चलो और आगे चलते हैं। उन्होंने एक और कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे की दीवारें खून से सनी थी और फर्श पर बिखरी पड़ी थी टूटी हुई हड्डियां। एक अजीब सी सड़न हवा में घुली हुई थी, जो उनकी सांसों को रोक रही थी। विक्रमजीत ने मोमबत्ती की रोशनी से कमरे में पड़े एक पुराने सिंदूक की ओर इशारा किया। मुझे लगता है हमें उस सिंदूक में कुछ मिलेगा। उन तीनों ने मिलकर संदूक को खोला। अंदर
कुछ पुरानी चिट्ठियां, एक टूटा हुआ लॉकेट और एक खून से सना हुआ चाकू था। विक्रमजीत ने चिट्ठियां उठाई और उन्हें पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। ये चिट्ठियां ये तो रमेश की पत्नी ने लिखी हैं अपने भाई को। अमन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन विक्रमजीत चुप था, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हो। इन चिट्ठियों में कोई ना कोई राज तो छुपा है, एक ऐसा राज जो इस हवेली के श्राप को सुलझाने की कुंजी हो सकता है। उसने एक दूसरी चिट्ठी उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगा। ये चिट्ठी तो रमेश ने लिखी है ठाकुर साहब को। अमन और राहुल की आंखें चौड़ी हो गई। उनके दिमाग में एक सवाल था, रमेश का ठाकुर साहब से क्या लेना देना था। इसमें लिखा है, मेरे प्यारे ठाकुर साहब, कृष्णकांत हमारी खुशियों के बीच कांटा है। वो आपकी दौलत, आपकी हवेली सब कुछ हड़प लेना चाहता है, लेकिन मैं आपको उससे बचा लूंगा। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जो उसके परिवार पर एक खूनी श्राप डाल सकता है। चिट्ठी विक्रमजीत के हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तो असली गुनहगार? हाँ राहुल, तुम सही सोच रहे हो। उसने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसके परिवार को बर्बाद किया, और सिर्फ इस हवेली के लिए। अचानक हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। रमेश की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध और पश्चाताप से विकृत हो गया था। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। मैंने सब कुछ बेशक इस हवेली के लिए किया, लेकिन इसने मुझे भी नहीं बख्शा। इस हवेली ने मुझे, मेरे परिवार को भी मार डाला और मेरी आत्मा को यहीं कैद कर दिया, हमेशा के लिए। ऐसा लग रहा था मानो हवेली एक बार फिर से चीखों और सिसकियों से भर गई। रमेश की आत्मा अपने दर्द में तड़प रही थी और कृष्णकांत और उसके परिवार की आत्माएं भी मानो उसके साथ रो रही थी। विक्रमजीत ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो इसका मतलब कि इस हवेली का असली श्राप ठाकुर साहब का नहीं है, या कुछ और भी है, कुछ और भी शक्तिशाली, कुछ और भी खतरनाक। लेकिन अब इस खेल का अंत होगा। आज इस हवेली के असली रहस्य से पर्दा उठेगा। विक्रमजीत का चेहरा एकाग्रता से भर उठा। उसने मोमबत्ती को कसकर पकड़ लिया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो हवेली खुद भी इस रहस्य को उजागर होने से रोकना चाहती हो। कुछ तो है यहाँ, कुछ ऐसा जो हमारी आंखों से परे है। ये कहकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पुस्तकालय के एक कोने में छुपे एक पुराने धूल से सने हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। वाह, उस दरवाजे के पीछे इस हवेली का असली राज छिपा है। अमन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का एक अजीब सा मिश्रण था। विक्रमजीत ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। एक लंबा अंधेरा गलियारा उनके सामने था, जिसके अंत में एक कमजोर सी रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, मानो सदियों से किसी ने भी इस गलियारे में कदम न रखा हो। विक्रमजीत आगे बढ़ा। उसके मोमबत्ती की लौ उस अंधेरे गलियारे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे अमन और राहुल थे, डर के मारे कांपते हुए, लेकिन विक्रमजीत के साथ चलने को मजबूर। ये आवाज, ये कहां से आ रही है? विक्रमजीत ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वो जानता था कि ये आवाजें उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आखिरकार वो उस रोशनी के पास पहुंच गए। रोशनी एक छोटे से कमरे से आ रही थी, जिसका दरवाजा आधा खुला था। विक्रमजीत ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर एक भयानक दृश्य था, मानो समय वहीं थम गया हो। एक अजीब सी सड़क हवा में घुल रही थी, जो उनकी सांसों को रोक रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी जंग लगी बलि वेदी थी, जिस पर अभी भी खून के सूखे धब्बे दिखाई दे रहे थे। अमन की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। ये क्या है? ये एक बलि कक्ष है। यहाँ किसी की बलि दी गई थी। ये सुनकर राहुल का चेहरा पीला पड़ गया।
लेकिन किसकी और क्यों? विक्रमजीत ने वेदी के पास रखी एक पुरानी धूल से सनी हुई किताब उठाई। यहां किसकी बलि दी गई थी ये तो पता नहीं, पर शायद इस किताब में हमें कोई जवाब मिल जाए। उसने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन पन्ने आपस में चिपके हुए थे। उसने धीरे से उन्हें अलग किया और एक भयानक चीख उनके कानों में गूंजी। हवेली की दीवारें कांप उठी और रोशनी टिमटिमाने लगी। किताब के पन्नों से काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। एक भयानक विकृत आकृति जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। आकृति की आवाज एक भयानक गर्जना में बदल गई। अब तुम भुगतोगे इसका अंजाम। आकृति उन पर झपटी। विक्रमजीत ने बिना एक पल गंवाए अपनी छड़ी को आगे बढ़ाया। छड़ी के सिरे से एक तेज रोशनी निकली जो उस विकृत आकृति पर जा पड़ी। आकृति एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गई, मानो उस रोशनी ने उसे जला दिया। तुम कौन हो? आकृति की आवाज अब कमजोर थी, लेकिन उसमें अब भी गुस्सा था। मैं विक्रमजीत हूं और मैं यहां इस हवेली की सच्चाई जानने आया हूं। आकृति हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। उसकी विकृत आंखें विक्रमजीत को घूर रही थी, मानो उसकी आत्मा को भेदना चाहती हो। सच्चाई? तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो देखो। अचानक कमरे की दीवारें घूमने लगी, फर्श हिलने लगा और छत से खून की बूंदें टपकने लगी। अमन और राहुल डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी को और मजबूती से पकड़ा। अपना खेल बंद करो, मुझे इस हवेली की सच्चाई बताओ वरना। विक्रमजीत की बात सुनकर आकृति हवा में और ऊपर उठ गई। उसकी हंसी और भी जोर से गूंजने लगी। वरना क्या कर लोगे विक्रमजीत? तुम एक मामूली इंसान हो और ये हवेली मेरी है। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था जिसने तीनों के रोंगटे खड़े कर दिए। विक्रमजीत ने एक ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में एक अटूट दृढ़ता थी। मामूली इंसान? शायद तुम मुझे नहीं जानते। उसने अपनी छड़ी को तेजी से घुमाया और एक अंधी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। रोशनी में उस आकृति का विकृत चेहरा और भी भयानक लगने लगा। उसकी चीखें अब दर्द में भरी थी, मानो वो रोशनी उसे जला रही हो। ये क्या है? ये रोशनी क्या है? ये सच्चाई की रोशनी है जो तुम्हारे झूठ के अंधेरे को मिटा देगी। उसने अपनी छड़ी को तेजी से ऊपर उठाया और रोशनी और भी तेज हो गई। आकृति अब और ज्यादा तड़पने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बस करो, बस करो। आकृति की आवाज में अब भी गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी नीचे की और रोशनी धीमी हो गई। अब बताओ, तुम कौन हो और इस हवेली का असली रहस्य क्या है? आकृति थोड़ी देर तक तो चुप रही, फिर एक भारी आह के साथ बोली, मैं तो बस इस हवेली का रक्षक हूं। मैं यहाँ सदियों से हूं, इस हवेली के हर राज का गवाह हूं। इस हवेली में जो भी हुआ है वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। ठाकुर साहब की क्रूरता, रमेश की धोखेबाजी, कृष्णकांत का बदला और फिर वो श्राप जिसने इस हवेली को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, जिसने इन सभी आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया। अमन और राहुल की आंखें चौड़ी हो गई। तो क्या कृष्णकांत और रमेश दोनों ही झूठ बोल रहे थे? क्या इस हवेली का असली रहस्य कुछ और ही था? विक्रमजीत ने आकृति की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। तो फिर असली गुनहगार कौन है? असली गुनहगार वो है जो इस हवेली में छिपा है। वो है जो तुम्हें मारना चाहता है। विक्रमजीत की आंखों में एक नई चमक आ गई, मानो उसने एक चुनौती स्वीकार कर ली हो। अगर कोई इस हवेली में छिपा है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मैं इस हवेली को हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर दूंगा।
उसकी आवाज में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने अमन और राहुल में भी एक नई उम्मीद जगा दी। वो अब डर से कांप नहीं रहे थे, बल्कि विक्रमजीत के साथ खड़े थे, तैयार थे उस अनजान खतरे का सामना करने के लिए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है। ये सदियों से इसी हवेली में छिपा है और अपनी ताकत बढ़ाता रहा है। चलो मेरे पीछे ही रहना। इस हवेली के सबसे गहरे राज तक पहुंचने का वक्त आ गया है। वो तीनों उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा में एक अजीब सी सिहरन बढ़ती जा रही थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आ रही थी, मानो कोई अनदेखी आंखें उन्हें ताक रही हों। चलते चलते अचानक से उनकी आंखों के सामने एक विशाल दरवाजा आ गया। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था जो जंग से लाल हो चुका था। शायद इस दरवाजे के पीछे ही वो राज छिपा है। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी से ताले पर वार किया और ताला टूट कर गिर पड़ा। दरवाजा धीरे से खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। एक विशाल कमरा था और कमरों के बीचों बीच एक काला सा कुंड था जिसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। और उस कुंड के पास एक आकृति खड़ी थी, एक ऐसी आकृति जिसे देखकर उन सबके दिल दहल गए। वो आकृति किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि एक विकृत भयानक प्राणी की थी। उसका शरीर काले धुएं से बना था जिससे लगातार खून की बूंदें टपक रही थी। उसकी आंखें दो जलते हुए अंगारे थी जो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसके हाथ लंबे और नोकीले थे, मानो किसी शिकारी के पंजे हो। एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ उस प्राणी की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी जो एक खुरदुरी घुर्राहट की तरह थी। अमन और राहुल डर के मारे पीछे हट गए। उनकी सांसें थम सी गई। तुम कौन हो? विक्रमजीत की आवाज में एक हल्का सा कंपन था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही डर निश्चय था। उस प्राणी ने एक कर्कश हंसी के साथ जवाब दिया, मैं हूं इस हवेली का असली मालिक। मैं हूं श्राप जो इस जगह को सदियों से जकड़े हुए है। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो मानो उनकी रूह को चीर रही थी। और तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रमजीत ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी छड़ी को और मजबूती से पकड़े हुए। मैं यहां श्राप को तोड़ने आया हूं। मैं इस हवेली को आजाद करने आया हूं। उस प्राणी की हंसी अब और तेजी से गूंज उठी। आजाद? इस हवेली को आजाद? तुम एक मामूली इंसान हो विक्रमजीत। उसने अपने लंबे नोकीले हाथ हवा में उठाए और एक काला धुआं उसके शरीर से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। अमन और राहुल की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी को घुमाया और एक तेज रोशनी उस काले धुएं को चीरते हुए आगे बढ़ी। लेकिन धुआं मानो जिंदा हो और रोशनी को निकल गया। तुम मुझे नहीं हरा सकते विक्रमजीत। प्राणी की आवाज अब उनके चारों ओर से आ रही थी। मैं इस हवेली का हिस्सा हूं। इसकी हर ईंट में, हर कोने में। तुम मुझे नहीं मिटा सकते। शायद मैं तुम्हें मिटा ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हें रोक जरूर सकता हूं। विक्रमजीत की आवाज में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जिसने उस प्राणी को भी थोड़ी देर के लिए चुप करा दिया। एक भयानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ विक्रमजीत की सांसों की आवाज और उस प्राणी की खुरदरी घुर्राहट हवेली में गूंज रही थी। अमन और राहुल डर के मारे एक कोने में सिमट गए थे। उनकी आंखें उस अंधेरे में किसी सहारे की तलाश में थी। अचानक हवेली की दीवारों से एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम हमें नहीं रोक सकते विक्रमजीत। हम सदियों से इस हवेली में कैद हैं और हम अब आजाद होना चाहते हैं। यह कृष्णकांत की आवाज थी, लेकिन अब उसमें एक और भी भयानक तेजी थी। हवेली की खिड़कियों से एक लाल रोशनी चमक उठी, मानो आत्माओं का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच गया हो। रमेश की आवाज भी उस कोलाहल में शामिल हो गई। हम बदला लेंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं इस हवेली को श्राप से मुक्त करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और एक तेज चमकदार रोशनी उस काले धुएं पर बरस पड़ी।
धुआं छटने लगा और उसमें से एक और भी भयानक आकृति उभरने लगी। एक ऐसी आकृति जिसे देखकर तीनों की सांसें थम गई। एक कंकाल जिसकी हड्डियां काली पड़ चुकी थी और आंखों के खोखलेपन में एक नीली रोशनी जल रही थी। वो हवा में तैर रहा था, मानो गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ना हो। कौन हो तुम? क्या तुम ही वो शराब जो इस हवेली को सदियों से जकड़े हुए है? नहीं, मैं तो बस एक मोहरा हूं इन दोनों परिवारों की तरह जो इस खेल का हिस्सा बनकर रह गया। मुझे सूत्रधार बनाकर उनके मन में लालच और घृणा के बीज बोए और मैंने ही उन दोनों को आपस में लड़वाया। और अब तुम्हारी बारी है। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक कमरा घूमने लगा। दीवारें पिघलने लगी और फर्श उनके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगा विक्रमजीत, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उस रात असल में क्या हुआ था। अंधेरा छटने लगा और उनके सामने एक भयानक दृश्य उभरने लगा। एक भव्य दावत जहां कृष्णकांत और रमेश दोनों अपने परिवारों के साथ मौजूद थे। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन उसमें एक तनाव भी था, एक छिपी हुई दुश्मनी। ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। मोमबत्ती की लौ बुझने को थी, मानो हवेली खुद इस सच को छुपाना चाहती हो। मेज के एक तरफ बैठे थे ठाकुर साहब, एक क्रूर और अत्याचारी जमींदार। उसकी आंखों में एक लालच था जो उसकी दौलत और ताकत की भूख को दर्शा रही थी। उसके सामने बैठे थे उसके दो बेटे, कृष्णकांत और रमेश। दोनों ही अपने पिता की हवेली, उसकी जायदाद के वारिस बनना चाहते थे। ठाकुर साहब ने एक घूंट शराब का लिया और अपनी नजरें अपने बेटों पर घुमाई। आज मैं इस हवेली का, इस जायदाद का असली वारिस चलूंगा। उसकी बात सुनते ही दोनों भाइयों के चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा तनाव था, एक छिपी हुई जलन। रात जैसे जैसे गहराती गई, तनाव और बढ़ता गया। दोनों भाई एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो किसी भी पल एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी गुल हो गई और चीखें सुनाई देने लगी। जब रोशनी वापस आई तो एक भयानक मंजर था उनके सामने। ठाकुर साहब जमीन पर पड़े थे, उनके सीने में एक खंजर घुसा हुआ था। उनके बगल में कृष्णकांत और रमेश खड़े थे, दोनों के हाथ खून से सने हुए थे। ठाकुर साहब ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए खून से लथपथ हाथों से फर्श पर एक अजीब सा निशान बनाया और एक भयानक श्राप दिया। इस हवेली को मेरे खून से सींचा गया है। अब यह खून किसी को चैन से जीने नहीं देगा। उनकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ये तुमने किया? ये तुमने किया है? तुमने पिताजी को मारा है? दोनों भाई आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। दोनों भाइयों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। मेहमान डर के मारे भाग गए और हवेली में सिर्फ चीखें और खून ही रह गया। विक्रमजीत की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। सब कुछ समझ में आ गया मुझे, लेकिन शायद उतना नहीं जितना तुम समझते हो। कंकाल की खोखली हंसी एक बार फिर हवेली में गूंजी। हाँ, तो क्या तुमने कुछ और देख लिया विक्रमजीत? कुछ ऐसा जो मैंने तुम्हें नहीं दिखाया? मैंने वो सब देखा जो तुमने मुझे दिखाया, पर अब वो सुनो जो तुमने मुझे नहीं दिखाया। मैंने देखा कि कैसे तुमने उस रात दोनों भाइयों के मन में शक के बीज बोए और कैसे तुमने उन दोनों के हाथों में खंजर थमाया था। कंकाल की हंसी थम गई। एक पल के लिए एक भयानक सन्नाटा सा छा गया। फिर कंकाल की आवाज में गुस्सा था। तो तुम समझते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? मैं सदियों से यहां हूं विक्रमजीत। मैंने कई लोगों को आते जाते देखा है, तुम भी उनमें से एक होगे। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया। एक चमकदार ऊर्जा उससे निकलकर कंकाल को घेरने लगी। मैं उनमें से नहीं हूं, मैं तुम्हारे इस खेल को खत्म करने आया हूं। कंकाल ने एक भयानक चीख मारी और उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदलने लगा। धुआं हवेली में फैल गया, हर कोने में घुस गया
मानो हवेली खुद एक जीवित प्राणी बन गई हो। अमन और राहुल की सांसें उस धुएं में घुटने लगी। विक्रमजीत ने अपनी आंखें बंद करी और मन ही मन एक मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में एक अजीब सी शक्ति थी जो उस काले धुएं को पीछे धकेल रही थी। मैं तुम्हें आजाद करूंगा हवेली, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करूंगा। काला धुआं और भी घना हो गया, मानो विक्रमजीत की शक्ति को चुनौती दे रहा हो। हवेली की दीवारें कांपने लगी और एक भयानक आवाज उनके कानों में गूंजी। तुम मुझे नहीं हरा सकते विक्रमजीत, मैं इस हवेली की नींव में समाया हुआ हूं, मैं इसके हर कोने में मौजूद हूं, तुम मुझे नहीं मिटा सकते। विक्रमजीत ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई चुनौती। शायद मैं तुम्हें मिटा ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हें रोक जरूर सकता हूं। मैं तुम्हें इस हवेली में और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। उसकी आवाज में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था जिसने उस अंधेरे को भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। क्या विक्रमजीत इस प्राचीन बुराई को रोक पाएगा? क्या वो इस हवेली को उसके श्राप से मुक्त कर पाएगा, या फिर वो खुद भी इस हवेली का एक और शिकार बन जाएगा? काला धुआं और भी गाढ़ा होता गया, मानो विक्रमजीत की चुनौती को स्वीकार करते हुए हवेली की दीवारों से खून रसने लगा और एक भयानक सन्नाटा छा गया। अचानक एक खौफनाक आवाज हवेली के हर कोने से गूंज उठी। तुम नहीं जानते विक्रमजीत, तुम्हारा सामना किससे हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या हो। तुम इस हवेली की नींव में रचा बसा एक खूनी शराब हो। तुम ठाकुर साहब के अत्याचारों, उनके बेटों के पापों और उन बेकसूर लोगों की पीड़ा का नतीजा हो जिन्होंने यहां अपनी जान गंवाई। हवेली एक बार फिर कांप उठी, मानो विक्रमजीत की बातों से आहत हो। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगी और एक भयानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। तुम सही कह रहे हो विक्रमजीत, मैं ठाकुर साहब के अत्याचारों का प्रतीक हूं। उसने इस हवेली को अपने काले जादू से सींचा था, निर्दोषों का खून बहाया था, और जब उसके ही बेटों ने उसे मार डाला तो उसका खून, उसका क्रोध इस हवेली में समा गया। अमन और राहुल डर के मारे कोने में खड़े ये सब सुन रहे थे। उनके सामने जो सच उजागर हो रहा था वो उनकी कल्पना से भी परे था। ठाकुर साहब ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतारा। उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काला जादू का सहारा लिया, निर्दोषों की बलि दी, और जब उसकी मौत हुई तो उसकी सारी बुराई, उसका सारा क्रोध इस हवेली में कैद हो गया। और अब तुम उस क्रोध को अपने अंदर समेटे हुए हो। तुम हर उस शख्स को सताते हो जो इस हवेली में कदम रखता है। हाँ विक्रमजीत, और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम इस हवेली से जिंदा नहीं जा सकते। हवेली की दीवारें अब और भी तेजी से कांपने लगी, फर्श हिलने लगा और छत से प्लास्टर के टुकड़े गिरने लगे, मानो हवेली खुद विक्रमजीत को निगल लेना चाहती हो। हवा में एक भंवर सा उठने लगा और उसमें से एक एक करके विकृत आकृतियां निकलने लगी। ठाकुर साहब के जुल्म के शिकार हुए लोग, उनकी आत्माएं अब बदले की आग में जल रही थी। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी से एक सुरक्षा घेरा बनाया, लेकिन आकृतियां उस पर टूट पड़ी, मानो उसे चीर फाड़ कर रख देना चाहती हो। अमन और राहुल मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें उस भयानक कोलाहल में दब गई। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी को घुमाया और एक तेज रोशनी का गोला उन आकृतियों पर बरसा। कुछ आकृतियां चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन बाकी और भी उग्र होकर उस पर टूट पड़ी। तुम हमें नहीं रोक सकते विक्रमजीत। हमारा दर्द, हमारा गुस्सा तुम्हारी किसी भी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली है। विक्रमजीत लड़खड़ा गया। उसकी छड़ी जमीन पर गिर पड़ी और आकृतियां उस पर टूट पड़ी। अमन और राहुल की चीखें हवेली में गूंज उठी। अमन और राहुल की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मानो खुद हवेली भी उनके डर का मजा ले रही हो। विक्रमजीत जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका शरीर घावों से लथपथ था। आत्माओं का झुंड उस पर टूट पड़ा था, उनके नोकीले नाखून और दांत उसके शरीर को चीर रहे थे। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता विक्रमजीत। कृष्णकांत की आवाज में एक शैतानी खुशी थी। तभी एक तेज रोशनी हवेली में फैल गई। अमन और राहुल ने अपनी कुछ जो छिपा हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आई विक्रमजीत, ये आपने ये किया कैसे?
लेकिन इससे पहले कि विक्रमजीत कुछ कह पाता, हवेली की दीवारों से एक भयानक हंसी गूंजी और अचानक कमरे के बीचों बीच एक दरार सी बन गई। तुमने सोचा था कि तुम जीत गए विक्रमजीत, तुमने सोचा था कि तुम मुझे हरा दोगे। विक्रमजीत की आंखें चौड़ी हो गई। ये आवाज तो ठाकुर साहब की है। विक्रमजीत ने धीमी आवाज में कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कमरे में फैला धुआं और भी घना होता गया और उसमें से ठाकुर साहब की आकृति उभरने लगी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल और शरीर खून से सना हुआ था। भले ही तुमने इस हवेली में लगे श्राप को मिटा दिया विक्रमजीत, पर तुम मुझे खत्म नहीं कर पाए, और जब तक मैं हूं वो श्राप वापस आएगा। मैं इस हवेली का था, इस हवेली का ही हूं और हमेशा इस हवेली का हिस्सा रहूंगा। मुझे यहां से कोई नहीं मिटा सकता। अमन, राहुल और विक्रमजीत स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ठाकुर साहब की आत्मा भी इस हवेली में कैद है। तुमने गलत किया विक्रमजीत, तुमने मेरे बेटों को मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और एक काली बिजली विक्रमजीत पर गिरी। विक्रमजीत चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। विक्रमजीत! अमन और राहुल मदद के लिए दौड़े, लेकिन ठाकुर साहब ने उन्हें एक शक्तिशाली झटके से दूर फेंक दिया। तुम दोनों भी इसके साथ ही मरोगे। ठाकुर साहब की भयानक हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, मानो खुद मौत उन पर हंस रही हो। अमन और राहुल दर्द से कर्रा रहे थे। उनके शरीर जख्मों से भर गए थे। विक्रमजीत बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। अब तुम्हारा अंत होगा विक्रमजीत। तुमने मेरी हवेली में दखल देने की हिम्मत की, अब तुम उसकी कीमत भी चुकाओगे। तभी विक्रमजीत की आंखें खुल गई। उसकी नजर ठाकुर साहब पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम जीत नहीं सकते ठाकुर साहब। तुम्हारा श्राप, तुम्हारी ताकत अब खत्म हो चुकी है। क्या आप बकवास कर रहे हो? मैं इस हवेली का मालिक हूं, मैं अमर हूं। विक्रमजीत ने अपनी छड़ी को जमीन से उठाया और उससे ऊपर की ओर इशारा किया। नहीं ठाकुर साहब, तुम अमर नहीं हो, तुम बस एक श्राप हो, एक बुरी याद हो, और आज मैं इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। विक्रमजीत की छड़ी को हवा में घुमाते ही ठाकुर साहब की आकृति चीखने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। छड़ी से निकलती रोशनी तेज होते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली आग की लपटों में गिर गई। अमन और राहुल चीखते हुए हवेली से बाहर की ओर भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह से आग में जल रही थी। ठाकुर साहब की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी शांत हो गई। जब आग बुझी तो हवेली पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। अमन और राहुल ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों पर राहत और दुख दोनों थे। उन्होंने विक्रमजीत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। विक्रमजीत, क्या वो भी? अमन ने फुसफुसाया। नहीं अमन, मुझे लगता है वो ठीक होगा। उन्होंने एक आखिरी बार विक्रमजीत को ढूंढने की कोशिश की, फिर उस जलती हुई हवेली को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन विक्रमजीत की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गई। धीरे धीरे धुआं छट रहा था और हवेली की जगह अब सिर्फ राख का ढेर रह गया था। अमन और राहुल विक्रमजीत को ना पाकर मायूस और थके हुए चले गए थे। उन्हें लगा था कि विक्रमजीत उनकी जान बचाते बचाते खुद अपनी जान गंवा बैठा था, पर वो गलत थे। कुछ देर बाद जब हवेली का मलबा ठंडा होने लगा तो उसमें से एक आकृति उभरी। विक्रमजीत थका हुआ, घायल लेकिन जिंदा। उसने अपनी छड़ी का सहारा लिया और खड़ा हुआ और जलती हुई हवेली की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अलविदा ठाकुर साहब, तुम्हारा राज अब इस हवेली के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। विक्रमजीत अकेला खड़ा था।
हवेली के मलबे के सामने उसकी आंखें उस राख के ढेर पर टिकी थी जहां कभी ठाकुर साहब की हवेली हुआ करती थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक शांति भी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, तुमने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया विक्रमजीत। विक्रमजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसने अमन और राहुल को तावीज दिया था। उसकी आंखों में एक गहरा ज्ञान था, मानो वो सदियों से इस दुनिया के रहस्यों को देख रहा हो। अब मुझे कैसे जानते हैं? मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और विक्रमजीत के कंधे पर अपना हाथ रखा। तुम अकेले नहीं हो विक्रमजीत, इस दुनिया में और भी हैं जो तुम्हारी तरह अंधेरे से लड़ते हैं। और भी हैं? लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ विक्रमजीत, तुम एक योद्धा हो, एक रक्षक, और तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। उसने विक्रमजीत को एक गहरी नजर से देखा। अपने अंदर की ताकत को हमेशा याद रखना विक्रमजीत, क्योंकि अंधेरा हमेशा रहेगा लेकिन रोशनी भी रहेगी। आज जो तुमने देखा वो तुम्हारे अंदर की ताकत का बस एक छोटा सा अंश था। याद रखना, हमारी नजर हमेशा तुम पर रहेगी, और अगर कभी खुद को अकेला पाओ और लगे कि सामने खड़ी मुसीबत का सामना तुम नहीं कर सकते, तो हम आएंगे तुम्हारी मदद के लिए। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया, मानो वो कभी वहां था ही नहीं। विक्रमजीत वहीं खड़ा रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। कौन था ये आदमी, और ये लोग कौन हैं जो उसकी तरह अंधेरे से लड़ते हैं, और वो खुद कौन है? तभी उसके कानों में एक और आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो मानो हवा में घुल रही हो। विक्रमजीत, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। उस आवाज को सुनकर विक्रमजीत ने गहरी सांस ली और अंधेरे की ओर चल पड़ा। शायद उसे एहसास हो गया था कि अमन और राहुल की तरह किसी और को भी उसकी जरूरत थी। मैं हूं विक्रमजीत, मैं हूं वो रोशनी जो अंधेरे से लड़ती है, और अगर कोई भी मुसीबत में है तो मैं उसे ढूंढ लूंगा।